नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका भाग 4 है, अक्टूबर के बाद क्या बदला। जी हाँ दोस्तों, हम इस पूरे अध्याय में ये जानने वाले हैं कि रूस की क्रांति किस प्रकार होती है, रूस की क्रांति में क्या क्या मांगे रखी जाती है, रूस की क्रांति के पश्चात किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या होता है। हम ये सारी बात जो है जानने वाले हैं। यह जो भाग है, इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि रूसी समाज में समाजवाद किस प्रकार से एस्टेब्लिश होता है, और साथ ही हम स्टालिनवाद भी जानेंगे। स्टालिनवाद के तहत हम जानेंगे कि किस प्रकार कृषि का सामूहिकीकरण किया गया। सारी बातें हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे अक्टूबर के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अप्रैल थीसिस के तहत लेनिन जो है वह कुछ मांगे रखता है। अप्रैल थीसिस के तहत कुछ मांगे जो रखी जाती है वो इस प्रकार होती है, जिसमें कहा जाता है कि एक तो युद्ध की समाप्ति हो, क्योंकि युद्ध से जो है किसी का फायदा नहीं है, युद्ध में जान माल की हानि ही होती है। इसके पश्चात अप्रैल थीसिस में कहा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। इसके पश्चात अप्रैल थीसिस में एक और मांग रखी गई थी कि जो भूमि है, भूमि को किसानों को सौंपा जाए। इसी के साथ आप सभी को पता है कि जो बोल्शेविक है वे निजी संपत्ति के भी क्या थे, खिलाफ थे। तो इस प्रकार अक्टूबर की क्रांति के पश्चात बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसा कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कुछ मांगे रखी थी, उन मांगों को भी पूरा किया जाता है। लगभग नवंबर 1917 के आसपास जो है बहुत से बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाता है। परिवर्तन का युग शुरू हो रहा है, परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के जो परिवर्तन है वह हमें रूसी साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अक्टूबर के बाद क्या बदला। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लेनिन की अप्रैल थीसिस के तहत जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों को यहां पर पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, बोल्शेविक जो है वह निजी संपत्ति के क्या थे, पूरी तरह खिलाफ थे। इनका मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर संपत्ति होती है, पूंजी होती है, तो वह केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करेगा, वह केवल अपने ही स्वार्थों के बारे में सोचेगा, वह आम व्यक्ति के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में इतना नहीं सोचेगा। इसलिए निजी संपत्ति के ये विरोधी थे। इसी के साथ नवंबर 1917 में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो मांग है लेनिन द्वारा 1917 के अंदर, जो अप्रैल थीसिस है 1917 वाली, उसमें रखी गई थी। हम देखते हैं, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब जमीन जो है उसका उपयोग किसान कर सकते हैं, ठीक है, वह अपना भरण पोषण कर सकते हैं। जमीन जो है वह सामाजिक संपत्ति है, समाज की संपत्ति है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी जाती है। जैसा कि अप्रैल थीसिस में कहा जाता है कि किसानों को जमीन सौंपी जाए, सामंतों के कब्जे वाली जमीन जो है वह किसानों को सौंप दी जाए। तो इस प्रकार कुछ परिवर्तन जो किसानों के हित में हमें देखने को मिल रहे हैं, अक्टूबर के बाद होते हैं। आगे हम देखते हैं, बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी गई। अब ऐसे लोग जिनके पास में घर नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके रहने की भी व्यवस्था की जाती है। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर की क्रांति के पश्चात किस प्रकार निम्न वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है, किसानों के बारे में, किसानों के हितों के बारे में ध्यान रखा जा रहा है। अब देखिए आगे, अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो अभिजात्य वर्ग है, कुलीन वर्ग है, विशेषाधिकार युक्त वर्ग है, इन वर्गों द्वारा जो पुरानी पदवियां काम में ली जाती थी, जिन पदवियों का इस्तेमाल ये करते थे, अब उन पदवियों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी जाती है।
इसके पश्चात सेना और सरकारी अफसरों की जो वर्दियां हैं वह अब बदल दी जाती है। बिल्कुल पूरी तरीके से हर एक क्षेत्र में परिवर्तन यहां पर किया जा रहा है। निजी संपत्ति का विरोध किया जा रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जमीनें किसानों को सौंपी जा रही है, वर्दियां बदली जा रही है। ठीक है, देख रहे हो ना अक्टूबर के बाद में होने वाला परिवर्तन। आइए, इसके पश्चात सोवियत टोपी बुदियोनोव सोवियत टोपी का चुनाव किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता था, बुदियोनोव। अभी आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि सोवियत टोपी किस प्रकार की होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक प्रस्ताव यह भी रखा जाता है कि जो बोल्शेविक पार्टी है इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दी जाए। तो यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन हम देखते हैं कि अक्टूबर के बाद में हमें देखने को मिलते हैं। अभी आगे और बहुत से परिवर्तन है जो कि होंगे। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था बुदियोनोव जो कि एक सोवियत टोपी थी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां एक सैनिक है, सिपाही है, जिसने इस टोपी को पहना हुआ है। किस प्रकार से यह टोपी, आपको देखिए इस प्रकार की यह टोपी है। इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है बुदियोनोव। ठीक है, सोवियत टोपी। तो सोवियत टोपी पहने एक सिपाही आप यहां पर देख सकते हैं। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए। संविधान सभा के गठन के लिए ये चुनाव करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन इन्हें चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है। बोल्शेविक संविधान सभा के लिए चुनाव करवाते हैं, लेकिन इन्हें जो है बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। यानी कि बोल्शेविकों ने जो प्रस्ताव रखे उन्हें जो है असेंबली खारिज कर देती है। फाइनली लेनिन जो है वो असेंबली को बर्खास्त कर देता है। याद रखिएगा, अक्टूबर के पश्चात ही बोल्शेविकों द्वारा संविधान सभा के चुनाव कराए जाने की मांग रखी जाती है। ठीक है, लेकिन इन्हें बहुमत नहीं मिलता है। उसके पश्चात लेनिन जो है वो असेंबली को बर्खास्त कर देता है। आइए आगे हम देखते हैं। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। ये संधि जिसका नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जो कि केंद्रीय शक्तियां हम कह सकते हैं, जिसमें जर्मनी है, हंगरी है, बुल्गारिया है, ठीक है, यह और रूस, इनके बीच में यह संधि होती है। ठीक है, 1918 देखिए 3 मार्च 1918 को यह संधि होती है। इसे बोलते हैं ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अब देखिए इस संधि के तहत क्या होता है। इस संधि के तहत रूस जो है, रूस की भागीदारी को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर दिया जाता है। यानी कि रूस की भागीदारी अब प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो चुकी है। ये देखिए, ये होती है 3 मार्च 1918 को। यह रूस प्लस जर्मनी, इसके अलावा बुल्गारिया है, ठीक है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ओटोमन साम्राज्य है ना, इनके बीच में यह संधि होती है। केंद्रीय शक्ति हम जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त। तो यह जो संधि है यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि अक्टूबर के बाद में और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो उसमें जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, इसे अब देश की संसद का दर्जा दे दिया जाता है, और साथ ही रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, रूस जो है वह एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन जाता है। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि रूस में किस प्रकार समाजवाद जो है वह पांव पसार रहा है। गुप्तचर की बात करें तो गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था, यह गुप्तचर पुलिस क्या करती थी,
ये करती थी कि जो भी बोल्शेविकों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रखेगा उन पर नजर रखती थी। तो बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को यह दंडित करती थी। याद रखना, याद रखिएगा कि जो गुप्तचर पुलिस है वह अब जो भी व्यक्ति बोल्शेविकों के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, बोल्शेविकों की आलोचना कर रहा है, उन्हें दंडित करने का काम भी करती थी। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 1917 के बाद में कला वास्तुशिल्प के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए। कला के क्षेत्र में भी होते हैं, वास्तुशिल्प के लेखन के क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंसरशिप नियम बने हुए थे। उन सेंसरशिप नियमों के चलते बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग होने लगा। तो देखिए, अक्टूबर के बाद में बहुत सारे परिवर्तन हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। यहां पर आपको मई दिवस का प्रदर्शन दिखाया गया है मास्को के अंदर। मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग जो है अब प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, प्रदर्शनों में भागीदारी निभा रहे हैं। यह एक दृश्य है मास्को का, जहां पर मई दिवस मनाया जा रहा है। गृह युद्ध की बात करते हैं। अब रूस में खुद में ही क्या हो जाता है, एक गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध किस प्रकार होता है, देखिए, आप सभी को पता है कि बोल्शेविकों ने क्या बात कही थी कि जो जमीन है वह किसानों को दी जाए, है ना, सामंतों के कब्जे वाली जमीन किसानों को दी जाए। अब भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा। अगर भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो रूसी सेना है यह धीरे 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 टूटने लगती है। अब रूसी सेना का टूटने का कारण क्या था, क्योंकि रूसी सेना के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वह खुद किसान थे, और जब भूमि का पुनर्वितरण किया जाने लगा तो वह भी अपने गांव में जाने लगे, है ना। अब वह अपने गांव जाएंगे तो धीरे धीरे रूसी सेना क्या होगी, टूटने लगेगी। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार गृह युद्ध की स्थिति बनती है। देखिए, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। इसका कारण यही था कि बहुत सारे सिपाही जो है, सेना के जो अधिकारी है, या हम कह सकते हैं जो सिपाही है, सैनिक है, वह क्या है, वह स्वयं किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए वे सेना छोड़कर जाने लगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो रूसी सेना है वह टूट रही है भूमि पुनर्वितरण के चलते। अब हम देखते हैं कि जो गैर बोल्शेविक समाजवादी हैं, या फिर जो उदारवादी हैं, या फिर जो राजशाही के समर्थक हैं, ये सभी बोल्शेविक विद्रोह की क्या करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। अब आप सभी को पता है कि राजशाही, हम देखते हैं रूस के अंदर जार का शासन था, जारशाही जिसे कहते हैं। जार जो है वह निरंकुश था, वह निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था। तो ये सब लोग जो है बोल्शेविक विद्रोह का क्या करते हैं, निंदा करने लग जाते हैं, निंदा करेंगे। और निंदा करते हुए यह बोल्शेविकों के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, सैनिक इकट्ठे करते हैं। कैसे, तो गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिन्हें रेड्स कहा गया है, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। जो सैनिक टुकड़ियां होती है उन्हें संगठित करते हैं ताकि जो बोल्शेविकों का क्या किया जा सके, विद्रोह किया जा सके, बोल्शेविकों से लड़ा जा सके। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिन्हें ग्रीन्स कहा गया है, और जार समर्थकों, जिन्हें व्हाइट्स कहा गया है, का ही नियंत्रण रहा। अब यहां पर आपको देखना है, रेड्स, रेड्स बोल्शेविक की बात हो रही है, ग्रीन्स जो सामाजिक क्रांतिकारी है उनकी बात हो रही है, और जो जार समर्थक है व्हाइट्स, उन्हें कहा जा रहा है। ये तीन आपको अलग अलग जो कलर के नाम से जो है डिसाइड किया गया है, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। यानी कि यह बोल्शेविक विद्रोह के लिए एकत्रित हो रहे थे, और इन्हें अलग अलग देशों की सेनाओं का सहयोग यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रूस के समाजवाद के जो नियम है वह जारशाही के थोड़े विपरीत थे। जार जो कि चाहता था कि मेरी शक्ति पर किसी का नियंत्रण न हो, जार जो कि चाहता था कि मैं निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकूं। इसी के साथ बहुत सारे पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग, जो कि निजी संपत्ति रखते थे, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि निजी संपत्ति को जो है क्या कर दिया जाए, सामाजिक हितों के लिए काम में लिया जाए। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, यानी कि समाजवाद के तहत जो कार्य हो रहे हैं वह इन उद्योगपतियों को, इन
राजाओं को, राजशाही को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और ये रूस के अंदर जो है क्या नहीं देखना चाहते थे, रूस के अंदर समाजवाद फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। चलिए तो आगे देखते हैं हम। व्हाइट्स, व्हाइट्स कौन थे आपको पता है? व्हाइट्स जो कि जार के समर्थक थे, अभी हमने पीछे देखा है, ये देखिए जार समर्थक जो है उन्हें व्हाइट्स कहा गया है। तो व्हाइट्स आप सभी को पता है कि निजी संपत्ति के हिमायती थे, इन्हें तो निजी संपत्ति चाहिए थी, लेकिन वहीं हम समाजवाद की बात करें, हम बोल्शेविकों की बात करें तो वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। यानी कि अब जो किसान जो है जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यानी कि सामंतों की कब्जे वाली जमीनों को जो है किसानों को दी जा रही है, तो जो व्हाइट्स हैं, जो जार समर्थक थे, वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। इस कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन घटने लग जाता है। अब जब गैर बोल्शेविक इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो उन्हें जो है जन समर्थन कहां से मिलेगा? धीरे धीरे उनका जन समर्थन घटना शुरू हो जाता है। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूस साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था और यह कामयाबी गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से मिली थी। हम देख रहे हैं कि रूस पर जो है अब बोल्शेविकों का नियंत्रण हो रहा है और यह जो नियंत्रण है उसकी वह किसकी सहायता से होता है? गैर रूसी राष्ट्रवादियों की सहायता से। और दूसरा मुस्लिम जदीदियों, जदीदियों मैंने आपको बताया कि रूसी साम्राज्य में जो मुस्लिम समाज सुधारक थे, है ना, उन्हें ही जदीदी कहा गया है। इस शब्द को आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि मध्य एशिया में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। अब ये घटना देखिए कि मध्य एशिया में क्या होता है कि जो बोल्शेविक उपनिवेशकों हैं, उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ठीक है, तो यह एक घटना है जो आपको याद रखनी है। बड़े पैमाने पर इनका कत्लेआम किया जाता है राष्ट्रवादियों का। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं 1922 के दिसंबर में रूसी साम्राज्य में से सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, का गठन होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है, सोवियत संघ का गठन वेरी इंपॉर्टेंट है। और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी जाती है। स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता यानी अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, यानी कि अब राज्य को जो है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दे दिया जाता है। तो देखिए हम देख चुके हैं कि अक्टूबर के बाद में कितने परिवर्तन रूसी साम्राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे जो परिवर्तन है वह अक्टूबर क्रांति के पश्चात हुए, उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियों जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। यानी कि आप ये देखते हैं कि जो बोल्शेविक है वह बहुत सारी कुछ ऐसी नीतियां थोप जाते हैं जिस वजह से जो है लोगों का विश्वास जीतना अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कुछ पॉलिसीज थी बोल्शेविकों की, जैसे कि एक तो उन्होंने कत्लेआम किया था राष्ट्रवादियों का, ठीक है। दूसरा, घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें इन्होंने की थी। घुमंतुवाद क्या होता है? ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा हो जो चरवाहे होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को लेकर जाते रहते हैं, ठीक है। जहां जहां पशुओं को चारा चरने को मिलता है फिर वहीं अपना निवास कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो है कोशिशें रोकने का प्रयास किया, घुमंतुवाद को रोकने का प्रयास किया। इस वजह से भी राष्ट्रवादियों का जो है समर्थन, विश्वास जो है यह जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से ये क्या होते हैं? सफल हो पाते हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट देख रहे हैं समाजवादी समाज का निर्माण, कि रूस में किस प्रकार समाजवादी समाज का निर्माण होता है। हमने देखा है कि रूस में अब धीरे धीरे बोल्शेविक या फिर हम कह सकते हैं कि समाजवाद प्रसार कर रहा है। जारशाही या जो राजा के समर्थक थे, जार के समर्थक थे, व्हाइट्स जो थे, वह नहीं देखना चाहते थे कि रूस में इस प्रकार समाजवाद फलता फूलता रहे। आइए तो देखते हैं कि शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, यानी कि केंद्रीकृत नियोजन, केंद्र जिसके तहत जो है शासन पूरा चलाया जा सके। अर्थव्यवस्था का हिसाब लगाने के लिए 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए गए, यानी कि वही पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया।
पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की जाती है, ताकि अर्थव्यवस्था का जो है हर 5 वर्ष के साथ साथ हम हिसाब लगा सकें। हम 5 साल का टारगेट रखें कि हमें इन आने वाले 5 सालों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस प्रगति की ओर जाना है, किस क्षेत्र में प्रगति करनी है, और फिर 5 सालों बाद में हम उनका क्या करें, आकलन करें कि हमने हमारा लक्ष्य कितना हासिल किया है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बननी शुरू होती है। इसी के साथ हम देखते हैं पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। यानी कि जो पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले नियम लागू किए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्रगति का लक्ष्य रखा जाता है। इसके लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को गति मिलती है और औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था औद्योगिक उत्पादन का, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वह बढ़ना शुरू होता है। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि होती है। देखिए, 100% की वृद्धि हमें यहाँ पर तेल, कोयले और स्टील के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वह विकसित हो रहे हैं, अस्तित्व में आ रहे हैं, और लेकिन तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगती है। ठीक है, कार्य स्थितियां क्या होती है? कार्य स्थितियां यानी कि काम के हालात। तो जब ज्यादा निर्माण करना है, तेज निर्माण करना है, तो इस कारण जो कार्य स्थितियां हैं वह खराब होने लगती है। यानी कि कार्य करने की जो हालात है, कंडीशन जो है वह धीरे धीरे खराब होने लगती है। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इस स्टील संयंत्र के निर्माण जो है वह काफी जल्दी कर दिया गया था, बहुत तेज निर्माण किया गया था, और इस दौरान जो है मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, है ना। उन पर जो है काफी दबाव था कार्य का, कार्य स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी। इस वजह से मजदूरों को जो है सख्त जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था भी जो है विकसित की जाती है, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था भी विकसित की जाती है। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। देखिए, अब यहां पर जो कामगार है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और किसान हैं, उन्हें भी विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाया जा रहा है, दाखिला दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल बाड़ियां खोल दी गई, है ना, जहां पर जो है बच्चे हैं वह सारे बच्चे एक साथ रह सकें, ठीक है, कुछ सीख सकें, है ना। तो महिलाएं जो है वो काम पर आ रही है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को साथ लेकर आएगी, तो उन बच्चों के लिए बाल बाड़ियां जो है खोल दी जाती है फैक्ट्रियों के अंदर ही। ये कितना अच्छा जो है काम किया गया है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, ताकि सभी की पहुंच जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक हो सके, सभी जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। इसी के साथ में मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान भी बनाए गए, यानी कि मजदूरों के लिए रहने की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, बेघर-बार लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार जो मजदूर है, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी संस्थान सीमित होने के कारण नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे। लेकिन आप सभी को पता है कि जो सरकारी संस्थान है यह सीमित थे, लिमिटेड थे, इसलिए सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है वो हर जगह एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, पोस्टर में लिखा है कि चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। ठीक है, क्योंकि कारखानों के अंदर तेज निर्माण हो रहा था, है ना, अर्थव्यवस्था को गति मिल रही थी, इसीलिए इस धुएं को जो चिमनी से निकल रहा है उसे ही क्या कहा गया है? सोवियत रूस की सांस कहा गया है। इसी के साथ आपको और एक दृश्य दिखाते हैं। 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे, और ये जो बच्चे हैं ये अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यहां पर उन्हें सोवियत अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है अध्ययन करवाया जा रहा है। इसी के साथ हम देख रहे हैं, आपको यहां पर एक तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक कारखाना स्थापित किया जाता है, तो यह बच्चा जो है यह सोवियत रूस के लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष,
कारखाने में इस प्रकार के भोजन कक्ष होते थे। यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो सभी लोग जो हैं वह भोजन किया करते थे एक जगह एकत्रित होकर। तो ये यहाँ पर आपको भोजन कक्ष दिखाया गया है। चलिए, तो मजदूरों के लिए जो है मकान बनाए जा रहे हैं, मजदूरों जो महिलाएं हैं इनके बच्चों के लिए बाल बाड़ियां बनाई जा रही है। ठीक है, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। देखिए, स्टालिनवाद के तहत जो है कृषि का क्या किया जाता है, सामूहिकीकरण किया जाता है। देखते हैं हम कि 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं खाद्य संकट, अनाज संकट पैदा हो गया था। अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस कारण क्या किया गया, इस कारण हम देखते हैं कि सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थी। सरकार ने तो अनाज की कीमतें तय कर दी कि हम जो है इस कीमत पर जो है अब अनाज सरकार खरीदेगी, लेकिन किसान जो है वह तय कीमतों पर अनाज देने के लिए तैयार नहीं था। किसान तो इंतजार कर रहा था कि कब अनाज की कीमतें बढ़े और तब हम जो है अनाज बेचें, लेकिन सरकार ने कीमतें क्या कर दी थी, तय कर दी थी। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन ने स्थिति में से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। अब स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। किसान तो अपना अनाज दे नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ अनाज संकट पैदा हो रहा है। यहाँ पर स्थिति को काबू में पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। जो व्यापारियों ने बहुत सारा अनाज जब्त किया हुआ था अपने पास में, ठीक है, जो बहुत सारा अनाज भंडारित किया हुआ था उसे सरकार द्वारा जब्त करना जरूरी था। सट्टेबाजी पर रोक लगानी जरूरी थी। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलको शब्द है। कुलक क्या होते हैं, कुलक जो है हम रूसी साम्राज्य में समृद्ध भूपति, जो समृद्ध किसान है या हम कह सकते हैं समृद्ध भूपति है, उन्हें कह देते थे कुलक। तो इन कुलकों के पास भी बहुत सारा अनाज था, तो इनके ठिकानों पर भी क्या किए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। ठीक है, तो संपन्न या समृद्ध किसान भूपति एक ही बात है। ठीक है, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया गया। खेतों के सामूहिकीकरण यानी कि सामूहिक कृषि, जहां व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत खेतों को छोड़कर दूसरे खेतों के अंदर सामूहिक खेतों में जो है काम करता है। इन सामूहिक खेतों को जो है कोल खोज भी कहा जाता है। हम देखते हैं अनाज की कमी का कारण खेतों का छोटा होना बताया गया था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों की जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। अब देखिए, सामूहिकीकरण, कृषि के सामूहिकीकरण के तहत ऐसे बड़े बड़े खेत बनाए गए जहां पर जो सभी किसान है वह एकत्रित होते हैं, सामूहिक रूप से क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। हम देख रहे हैं कि सामूहिकीकरण के तहत जो है सभी किसान जो है एक ही जमीन पर विशालकाय खेतों में क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, खेती कर रहे हैं। क्योंकि खेतों के आकार छोटे थे, इस वजह से जो है खेतों के सामूहिकीकरण या हम कह सकते हैं कृषि के सामूहिकीकरण की नीति अपनाई जाती है। यहाँ एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, सामूहिकीकरण के दौर का यह एक पोस्टर है। इसमें क्या लिखा है कि हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। यानी कि कुलक ऐसे संपन्न भूपति, संपन्न किसान, समृद्ध किसान जो कि खेती के विकास में हम कह सकते हैं कि समस्या बन रहे थे। तो यह तस्वीर उन्हीं के लिए थी कि हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर क्या करेंगे, वार करेंगे। चलिए, तो सामूहिकीकरण शुरू होता है। हम देखते हैं 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, इन्हें बोलते हैं कोल खोज, याद रखना इंपॉर्टेंट है, काम करने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है, कि सभी को अब सामूहिक खेतों में काम करना है। ठीक है, यहां पर सामूहिक रूप से अगर आप काम करोगे तो अनाज जो है ज्यादा उत्पन्न होगा, यह मानना था स्टालिन का। इस वजह से कृषि का सामूहिकीकरण किया जाता है। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। यानी कि जो किसान है, कोल खोज यानी कि सामूहिक खेत, यहाँ सामूहिक खेतों के अंदर जो किसान काम करते थे, इससे जो मुनाफा होता था उसमें सभी को जो है बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता था।
किसानों ने सरकार का विरोध किया, वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। ये जो सामूहिकीकरण का जो दौर है, यह जो सामूहिकीकरण की जो नीति अपनाई गई थी, इसके खिलाफ थे किसान, क्योंकि वह इस प्रकार से सामूहिक खेतों पर कोल खोजों पर कार्य नहीं करना चाहते थे। वह बहुत ही ज्यादा आक्रोशित होते हैं और वह गुस्से में आकर क्या करते हैं, अपने ही जानवरों को खत्म कर देते हैं। अब जानवरों को खत्म करने से आप सभी को पता है मवेशियों की कमी आ जाएगी, है ना। जानवरों से भी तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, वस्तुएं मिलती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले को सजा दी जाती थी। जो किसान सामूहिकीकरण का विरोध करेगा उसे दंडित किया जाता था, सजा दी जाती थी। यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी किसानों को मजबूरन जो है सामूहिक खेतों में कार्य करना पड़ रहा था। लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। ऐसे लोग जो कि सामूहिकीकरण के खिलाफ थे, उनको देश निकाला दे दिया जाता था, निर्वासित कर दिया जाता था। किसान सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी व्यवस्था भी जारी रखी, है ना। यानी कि ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ किसान जो है वह स्वतंत्र रूप से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन वह सीमित स्तर पर जारी की गई थी। बाकी एक बड़े स्तर पर जो है सामूहिकीकरण कृषि का हो चुका था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किसान तो इस चीज के क्या थे, पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। स्टालिन सोचते हैं कि जब खेतों का आकार बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उत्पादन में कमी का मुख्य जो कारण था वह था कि खेतों के आकार बहुत छोटे थे। अगर खेतों का आकार बढ़ा दिया जाएगा और सभी किसानों को एक ही खेत पर लाकर कार्यों में लगा दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उत्पादन में वृद्धि हो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कृषि का सामूहिकीकरण होने के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण यही था कि किसान जो है वह सामूहिक खेतों में काम करना ही नहीं चाहते थे, वह इसके विरोधी थे। चलिए, इसके पश्चात हम देखते हैं 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। और जब फसल खराब होती है और इस फसल खराब होने के बाद हम देख रहे हैं कि वैसे ही अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ऊपर से 1930 और 33 के दौर में क्या होती है, फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से जो है अकाल की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टी में भी बहुत सारे लोग सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। जब पार्टी के लोगों को लगा कि कृषि का इस प्रकार सामूहिकीकरण सही नहीं है, जिसका किसान स्वयं विरोध कर रहे थे, तो वह भी जो है सामूहिकीकरण नीति की क्या करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। इसके पश्चात हम देख रहे हैं स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कई प्रतिभावान पेशेवर लोगों को मार दिया गया। यानी कि ऐसे लोग जो कि इस नीति का, कृषि की सामूहिकीकरण नीति की आलोचना कर रहे थे, उन पर सजा दी गई, उन्हें निर्वासित किया गया। बहुत से पेशेवर लोगों को मार भी दिया जाता है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान औरतें। इस प्रकार जो औरतें हैं वह विशाल का एक खेत, सामूहिक खेतों में कार्य करने के लिए आती थी। औरतें हैं, किसान हैं, ये सभी सामूहिक खेतों में कार्य करने के लिए मजबूर थे। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि हमने इस पूरे भाग में क्या सीखा है। तो देखिए, हमने विशेष रूप से यहाँ पर स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम जाना था कि किस प्रकार स्टालिन ने उत्पादन में वृद्धि के लिए सामूहिक खेतों की, जिन्हें हम कोल खोज भी कहते हैं, की योजना अपनाई, जिसमें कृषि का सामूहिकीकरण किया जाता है। इसी के साथ हमने सोवियत संघ के गठन की भी बात की थी कि दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का गठन होता है। इसी के साथ में हमने जाना कि अक्टूबर के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और हमने जाना कि अक्टूबर के पश्चात जो परिवर्तन हुए उनमें बोल्शेविक जो है वह किस प्रकार अपने जो नियम है उन्हें लागू करते हैं, ठीक है, और किस प्रकार बोल्शेविकों का विरोध भी किया जाता है। ये सारी बात हम यहाँ पर जान चुके हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हम देखते हैं, रूस और जर्मन के बीच की, ठीक है। ये सारी बातें हम इस भाग में अच्छे से जान चुके हैं। अब आइए हम थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए, यहां पर पहला प्रश्न है कि रूस में कोल खोज क्या था। कोल खोज के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए सामंत, बी सामूहिक खेती, सी सामूहिक प्रार्थना, या डी विद्रोह। तो कोल खोज यानी सामूहिक खेती, सामूहिक खेतों को, विशालकाय खेतों को कोल खोज कहते थे, ठीक है। तो सामूहिक खेती, कोल खोज। इसके पश्चात नेक्स्ट है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, या केरेंस्की ने। तो हम यहां पर देखते हैं कि स्टालिन जो है वह रूस के अंदर सामूहिकीकरण की नीति को शुरू करता है, कार्यक्रम को शुरू करता है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, बुदियोनोव का क्या है।
सोवियत झंडा, सोवियत गुप्तचर, सोवियत टोपी, सोवियत सेना। तो हमने देखा था कि एक सैनिक की हमने तस्वीर देखी थी जिसने सोवियत टोपी पहनी थी, जिसे क्या कहते थे, बुदियोनोव्का। तो यहां पर सोवियत टोपी जो है वह सही उत्तर होगा। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है सत्य और असत्य वाला। तो हम देखते हैं दिसंबर 1922 में सोवियत संघ की स्थापना होती है, यह बात सही है या गलत? तो यह बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थान को हमें भरना है। यहां पर है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश 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 रख दिया गया। तो यहां पर इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। तो इस प्रकार यह भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।